बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बी ज़िदनी इल्मा रब्बी ज़िदनी इल्मा रब्बी ज़िदनी इल्मा। प्लीज़ बेटा मेरे साथ ये कलमा पढ़ ले, बिल्कुल आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहे हैं। रब्बी ज़िदनी इल्मा रब्बी ज़िदनी इल्मा रब्बी ज़िदनी इल्मा। बेटा ये 3 बार पढ़ ले। अच्छा बेटा, आज हम बात करेंगे फ्रांसिस बैकन के ऊपर, और याद रखिएगा आज जो हमारा लेक्चर होगा वो टोटली जो है वो लेक्चरशिप बेस्ड होगा कि हम किस तरह जो है वो लेक्चरशिप के लिए ख़ुद को प्रिपेयर कर ले और लेक्चरशिप के 1 पेपर एग्ज़ाम और साथ साथ जो उसका इंटरव्यू है इसको हम टैकल कर सके। ठीक है बेटा, तो आज हम सिर्फ़ और सिर्फ फ्रांसिस बैकन के ऊपर बात करेंगे और लेक्चरशिप पॉइंट ऑफ व्यू से हम बात कर लेंगे। तो बेटा आपके पास अगर नोटबुक हो तो ये तो बहुत ही ज़्यादा बेहतर रहेगा, अदरवाइज़ आप इसको बाद में भी नोट कर सकते हैं। फ्रांसिस बैकन की अगर हम बात कर ले तो बेटा ये 1561 में पैदा हुआ, इन 1625 में उसका डेथ हुआ। ये भी आप लोग याद रखिएगा कि ये हमारे पास एलिज़ाबेथन प्रोज राइटर है। और याद रखिएगा हमारे यहाँ एलिज़ाबेथन एज में 2 तरह के प्रोज राइटर हुआ करते थे, एक हमारे पास फिक्शन राइटर और दूसरा हमारे पास था नॉन फिक्शन राइटर। ये भी आपके एमसीक्यूज़ में आ सकता है कि हमारे पास जो फ्रांसिस बैकन था वो फिक्शन राइटर था या नॉन फिक्शन था। तो डोंट फॉरगेट बेटा, ये एमसीक्यूज़ है कि ये नॉन फिक्शन था। ठीक है, ये नॉन फिक्शन राइटिंग जो है ये करता था। ठीक है, तो फ्रांसिस बैकन जो है हमारे पास एलिज़ाबेथन यानी रेनेसां एज का जो है वो नॉन फिक्शन राइटर है। ठीक है, इसके साथ और भी है लेकिन आज हमारा सिर्फ और सिर्फ टारगेट जो है वो फ्रांसिस बैकन को कवर करना है। ठीक है, अच्छा बेटा प्रॉपरली हम शुरू करते हैं कि ही वॉज बॉर्न इन लंदन। ये एमसीक्यूज़ आ सकते हैं कि कहाँ पर पैदा हुआ, तो लंदन में पैदा हुआ। कब, ऊपर हमने बात की 1561 में, एंड ही स्टडीड एट कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी। ठीक है, ये तो ज़ाहिरी बात है, क्लियर है। हिज फादर वॉज सर निकोलस बैकन। ये भी आ सकते कि उसके फादर का क्या नाम था। So that was Sir Nicholas Bacon and he was a Lord Keeper of Great Seal। लॉर्ड कीपर का मतलब ये है किंग के साथ था और ग्रेट सील उसके कस्टडी में कोई सील जो है वो रखा गया था और उसका काम था इसका हिफाजत करना। ठीक है, फ्रांसिस बैकन एंटर टू ट्रिनिटी कॉलेज। ये भी आपका एक एमसीक्यूज़ हो गया। ठीक है बेटा, प्लीज़ डोंट फॉरगेट, आप इस तरह बेटा आपने ख़ुद को प्रिपेयर करना है, बजाय इसके कि आप एमसीक्यूज़ का बुक ले ले और इसको जो है वो आप रट्टा लगा के, नहीं बेटा आप एक स्टोरी फॉर्म में कर ले, सो बहुत ही ज़्यादा आसानी होगी आपके लिए। ठीक है, ट्रिनिटी कॉलेज तो एंटर हुआ एट द एज ऑफ 12। अब ये एक ऐसा एमसीक्यूज़ है कि ये आपके पेपर में पढ़ा है कि कितने एज में जो है वो फ्रांसिस बैकन जो है वो ट्रिनिटी कॉलेज में एंटर हुआ। सो एट द एज ऑफ 12 एंड देन ही एंटर टू ग्रेस एन टू स्टडी ला। ये हमारे पास एक इंस्टीट्यूट था जिसका नाम था ग्रेस एन, और ला को स्टडी करने के लिए जो है उसने ख़ुद को वहाँ पर एडमिट कराया। अब ये एक ऐसा एमसीक्यूज़ है टू स्टडी अब ला। अब किसी को यकीन ही नहीं आ रहा, अब यहाँ पर डिफरेंट ऑप्शन हो सकते हैं, टू स्टडी इंग्लिश लिटरेचर, टू स्टडी फिलॉसफी, टू स्टडी हिस्ट्री, टू स्टडी ला। तो डोंट फॉरगेट बेटा कि वो जो है वो ग्रे कॉलेज में जब वो ग्रे इन कॉलेज में जब वो एंटर हुआ तो वो स्टडी लॉ को स्टडी करने के लिए जो है वो एंटर हुआ। हिज फेमस कलेक्शन ऑफ एसेज, डोंट फॉरगेट बेटा कि एसेज जो है ये उसका फेमस कलेक्शन है, ये भी याद रखिएगा। एसेज जो है ये हमारे पास लॉर्ड अल्फ्रेड टेनिसन का भी कलेक्शन ऑफ एसेज है। ठीक है, इस तरह बेटे एक नाम से जो है वो कई वर्क हो सकते हैं। फ्रांसिस बैकन का भी कलेक्शन ऑफ एसेज जो है, सॉरी आई एम फॉरगेटिंग, जो लॉर्ड अल्फ्रेड टेनिसन का जो कलेक्शन ऑफ पोएम्स है उसका नाम पोएम्स है। ठीक है, और जो पोएम्स एक दूसरा कलेक्शन ऑफ पोएम्स है जो कि जॉन कीट्स का है। सो जॉन कीट्स का और लॉर्ड अल्फ्रेड टेनिसन का जो कलेक्शन ऑफ पोएम्स है उनका नाम है पोएम्स। इस तरह जो है वो फ्रांसिस बैकन का जो कलेक्शन ऑफ एसेज है इसका नाम हमारे पास है एसेज। हिज स्टाइल इज एग्जैक्टली अपोजिट टू होकर्स चुसेरियन स्टाइल। अब ये हॉकर हमारे पास कौन है, ये उसका कंटेम्प्रेरी है। ये भी याद रखिएगा जिसने नॉन
फिक्शन लिटरेचर जो है वो एलिज़ाबेथन एज में जो है वो क्रिएट की है। तो ये हॉकर जो है ये उसका कंटेम्प्रेरी है जो कि एलिज़ाबेथन एज में उसके साथ रहा है और बिल्कुल उसका स्टाइल जो है वो हॉकर के अगेंस्ट था। अब हॉकर सॉरियन स्टाइल को फॉलो करता था जबकि बेकन, अब ये एमसीक्यूज है कि कौन सा स्टाइल जो है वो हॉकर प्रोड्यूस करता था, तो याद रखिएगा वो हमारे पास था सिसोरियन स्टाइल जो है वो प्रोड्यूस करता था। बेकन प्रोज स्टाइल हैज़ बीन कॉल्ड, अब बेकन का जो प्रोज स्टाइल था, अब ये कैसा एमसीक्यूज है कि ये आपके पेपर में पड़ा है। स्टाइल कपल इसको कहा जाता था और एंटी सिसोरियन स्टाइल भी इसको कहा जाता है। फ्रांसिस बेकन का जो प्रोज स्टाइल है उसका नाम जो है वो स्टाइल कपल भी है और एंटी सिसोरियन भी है, ठीक है। मच ऑफ, अब ये एक बहुत ही ज़बरदस्त एमसीक्यूज है। इसके बाद अगर आप देखें, सो मच ऑफ बेकन रोट अपीयर्ड इन द एज ऑफ जेम्स द फर्स्ट। जेम्स द फर्स्ट जो है वो हमारे पास क्वीन एलिजाबेथ के बाद जिसने थ्रोन संभाला, दैट वाज जेम्स द फर्स्ट। 1557 के बाद जो है वो 1603 में जो है वो जेम्स द फर्स्ट आ गया, ठीक है। और उसका जो मोस्ट ऑफ फ्रांसिस बेकन का वर्क है वो जेम्स द फर्स्ट के टाइम पे जो है वो अपेयर हुआ। एलिज़ाबेथन उससे पहले जो है वो क्वीन एलिज़ाबेथ वन जो है वो इससे पहले रह गई थी, वो 1557 से 1603 तक, और इसके बाद जेम्स द फर्स्ट 1603 से लेके 1625 तक, और इसके बाद जो है हमारे पास चार्ल्स द फर्स्ट जो कि 1648 तक जो है वो 49 भी कंसिडर किया जाता है, तो वो जो है फिर चार्ल्स द फर्स्ट। हावेवर द फर्स्ट एडिशन ऑफ एसेस, अब यहाँ पर जो है हमने बात की कि उसका जो मोस्ट ऑफ हिज वर्क है वो अपेयर हुआ ड्यूरिंग द एज ऑफ जेम्स द फर्स्ट। हावेवर हिज फर्स्ट एडिशन ऑफ एसेस, जब उसका जो फर्स्ट एडिशन ऑफ एसे अपेयर्ड in 1597 which consisted only 10 essays। ये एक ज़बरदस्त एमसीक्यूज है कि फ्रांसिस बेकन का जो फर्स्ट एडिशन ऑफ एसेज है ये कब जो है वो मंज़िर आम पे आया। सो डोंट फॉरगेट बेटा कि ये हमारे पास जो है वो 1597 में जो है ये बिल्कुल मंज़िर आम पे आया, और इसके अंदर कितने एसेज थे, इसके अंदर जो थे वो टोटल हमारे पास 10 एसेज थे, ठीक है बेटा, डोंट फॉरगेट, ठीक है। और दैट वाज विद इन द एज ऑफ क्वीन एलिजाबेथ, जबकि ये जो है ये हमारे पास क्वीन एलिजाबेथ का एज चल रहा था, ठीक है, क्योंकि वो फर्स्ट एडिशन था इसके अंदर सिर्फ 10 एसेस थे। एंड देन ही पब्लिश हिज सेकंड एडिशन, अब उसने जो सेकंड एडिशन पब्लिश की दैट वाज 1612 जो कि जेम्स द फर्स्ट का टाइम चल रहा था, एंड कंसिस्ट ऑफ 38 एसेस, फिर इसके अंदर हमारे पास 38 एसेस थे, ठीक है। सेकंड एडिशन जब, अब ये भी आ सकता है कि फर्स्ट एडिशन जब बेकन ने पब्लिश की तो किसका एज चल रहा था। सो डोंट फॉरगेट बेटा कि ये हमारे पास जो है क्वीन एलिजाबेथ का टाइम चल रहा था, और उसने जब सेकंड एडिशन जो पब्लिश की सो दैट वाज जेम्स द फर्स्ट, और इस तरह थर्ड एडिशन भी उसने जो है वो जेम्स द फर्स्ट के टाइम पे जो कि 1625 में जो है आगे हम पढ़ेंगे उसने पब्लिश किया था। ही फॉलोड द स्टाइल ऑफ मोंटेगने, अब ये भी आ सकता है कि उसने किस किस स्टाइल को जो है वो फॉलो किया था, सो दैट ही फॉलोड द स्टाइल ऑफ मोंटेगने। अब कौन है, जो कि एक फ्रेंच राइटर है, हुज एसेस फर्स्ट अपीयर्ड इन 1580। अब ये मोंटेगने की बात हो रही है, ये भी आ सकते हैं कि मोंटेगने के एसेस जो है वो कब मंजर आम पे आई, सो 1580 में। द फाइनल कलेक्शन ऑफ एसेस अपीयर्ड इन 1625। डोंट फॉरगेट बेटा कि उसका जो फाइनल, उसने याद रखिएगा फ्रांसिस बेकन ने 3 एडिशन ऑफ एसेस जो है वो पब्लिश की। नंबर 1 जो है 1597 में जिसके अंदर 10 एसेस थे, सेकंड एडिशन जो था वो 1612 में जिधर 38 एसेस था, और थर्ड एडिशन जो है 1625 में जिसके अंदर 58 एसेस थे, ठीक है, कंसिस्ट ऑफ 58 एसेस। प्लीज़ बेटे ये सारे आपके एमसीक्यूज है, ठीक है। बाय फॉलोइंग हिज स्टाइल विच इज़ फुल ऑफ अफोरिज्म, अफोरिज्म जो है वो हमारे पास विटी सेइंग को कहते हैं, अकली बात को हम कहते हैं। मोंटेगने के स्टाइल को फॉलो करते हुए ही बिकेम द फादर ऑफ इंग्लिश एसे। फ्रांसिस बेकन जो है वो फादर ऑफ इंग्लिश एसेस जो है वो समझा जाता है, क्योंकि उसने जो है मोंटेगने के स्टाइल को फॉलो। इवन दो हिज स्टाइल्स हिज एसेस आर
डिफरेंट, अगर जो उसके एसेस जो थे वो मुश्किल थे, विच वर लेटर इस्टेब्लिश इन इंग्लैंड, बाद में जो है वो इंग्लैंड के अंदर जो है वो इस्टेब्लिश हुई। नेक्स्ट जो है ये हमारे पास ये नॉलेज इटसेल्फ इज पावर, ये किसका लाइन है, ये भी आ सकता है कि ये लाइन किसका है। सो बेटा डोंट फॉरगेट कि ये फ्रांसिस बैकन का लाइन है, एसोसिएटेड विद बैकन। द एडवांसमेंट ऑफ लर्निंग जो है ये फ्रांसिस बैकन का एक बुक है, द एडवांसमेंट ऑफ लर्निंग। ये भी आ सकता है कि द एडवांसमेंट ऑफ लर्निंग जो है किसने ली और कब पब्लिश हुई। सो इट वाज पब्लिश इन 1605। अब देखिए ये भी जेम्स द फर्स्ट का टाइम था और इसका डील द एडवांसमेंट ऑफ लर्निंग का जो मेन थीम था वो क्या था, ये भी आ सकता है, बल्कि एग्जाम का फेवरेट हो सकता है, द नेचर एंड प्रोग्रेस ऑफ नॉलेज। आगे जो है हम बेटा उसकी जो मोर इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू से है वो हम पढ़ते हैं कि ये हमारे पास क्या है। फ्रांसिस बैकन वॉज अपॉइंटेड इन 1618 एज टू लॉर्ड चांसलर ऑफिस। अब उसको जो है जिम्मेदारी दी गई पॉलिटिक्स में, ये भी आ सकता है कि वो पॉलिटिक्स से निकला, बहुत ही ज़्यादा ब्राइबरी और करप्शन के नाम पे जो है उसको निकाला गया, बल्कि उसको जेल भेजा गया और उसको जो है बहुत बड़ी 2 साल सज़ा और डेथ का उसको सज़ा हुई। लेकिन अगले दिन पे जेम्स द फर्स्ट ने जो है उसको आज़ाद कराया। जेम्स द फर्स्ट के साथ जो है उसका टर्म्स बहुत ज़्यादा अच्छे थे। ही डेडिकेटेड हिज बुक, उसका अपने एक बुक था द न्यू ऑर्गेनम्स, जो कि उसने जो है जेम्स द फर्स्ट को डेडिकेट किया था। ये एग्जाम का फेवरेट क्वेश्चन है कि द न्यू ऑर्गेनम्स जो है उसका एक बुक है, उसने किसको डेडिकेट किया, जेम्स द फर्स्ट को। द न्यू ऑर्गेनम इज समराइज इन द फॉर्म ऑफ ऑपरेजम। ये भी एक बहुत ही ज़बरदस्त इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है कि किस फॉर्म में जो है इसको समराइज किया गया। ऑफरिज्म इट कंसिस्टेड ऑफ 2 बुक्स, ये भी आ सकते हैं। न्यू ऑफरिज्म के अंदर जो है कितने बुक्स है, 2 बुक्स है, और इसका जो अपेंडिक्स है, दोनों बुक्स का जो अपेंडिक्स है एंड है वो क्या हमें जो है वो किस चीज़ के साथ मिलता है या किस चीज़ के ऊपर बेस्ड है। एन आउटलाइन फॉर अ नेचुरल एंड एक्सपेरिमेंटल हिस्ट्री। अब ये आप समझ लें कि ये उसका मेन थीम है। द इंटरप्रिटेशन ऑफ नेचर वॉज द एक्चुअल आर्ट फॉर बैकन। द इंटरप्रिटेशन ऑफ नेचर, ये फ्रांसिस बैकन के लिए एक्चुअल आर्ट जो है वो क्या है फ्रांसिस बैकन के लिए, कि मैं नेचर को इंटरप्रेट करूंगा। एंड ही सीक्स टू अप्लाई इन हिज वर्क, और यही वो कोशिश करता था। याद रखिएगा ये भी आ सकता है कि कौन सा स्टाइल जो है वो फ्रांसिस बैकन रिजेक्ट करता था और वो जो है वो बिल्कुल उसे पसंद नहीं था। सो दैट वाज सॉलिजिज्म। अब सॉलिजिज्म हमारे पास क्या है, एक चीज़ को ऐसे अंदाज से बयान करना कि पहले उसका 1 एस्पेक्ट बयान करना, फिर इसके बहुत सारे एस्पेक्ट बयान करना, और एट द एंड जो है वो कंक्लूजन पे आया। तो ये फ्रांसिस बैकन को बिल्कुल पसंद नहीं था। सॉलिजिज्म इज अ फॉर्म ऑफ डिडक्टिव रीजनिंग, कंसिस्ट ऑफ मेजर प्रेमिसेस। डिडक्टिव रीजन, मेजर प्रेमिसेस का मतलब ये है बहुत सारे एग्जाम्पल देना, फिर आप माइनर प्रेमिसेस पे आके फिर आप रूल्स पे आना, और साथ में जो बाद में जो है आप कंक्लूजन पे। नहीं, बिल्कुल उसे पसंद नहीं था। सो द सॉलिजिज्म इज अ लॉजिकल डिवाइस that he refused to use and he rejected. He mostly concerned with the logical method that was induction. Inductive method वो बहुत ज़्यादा पसंद करता था। to the point बात करना, inductive method, to the point बात करना, ठीक है। For Bacon, Aximus is the true statement that are eventually produced by considering the natural phenomena. Aximus जो है हमारे पास क्या है कि आप एक ऐसा स्टेटमेंट जो कि डायरेक्ट स्टेटमेंट होगा, जो कि डायरेक्ट फिनोमेना को बयान कर ले, बल्कि बस क्लियर टू द पॉइंट आप जाए। बैकन हैज़ पर्टिकुलरली अटैक्ड एरिस्टोटल। अब ये आ सकते हैं कि कौन सा ग्रीक स्कॉलर था जिसके ऊपर जो है फ्रांसिस बैकन ने जो है वो अटैक किया था। सो कोई पर्सनल अटैक वो नहीं था, वो मैं आपको समझा रहा हूँ। सो दैट वाज एरिस्टोटल। अच्छा, असल में एरिस्टोटल जो है वो डिडक्टिव रीजनिंग को जो है वो प्रमोट करता था। डिडक्टिव रीजनिंग हमें क्या बता रहा है, डिडक्टिव रीजनिंग हमें ये बता रहा है कि आप जो है वो टू द पॉइंट आप ना बोले, बल्कि जो है वो आप पहले रूल्स बताएं और फिर जो है इसके एग्जांपल आप जाए। मतलब ये है कि आप जो है वो स्पेसिफिक टू जर्नल जाए, लेकिन हमारे पास जो है वो जर्नल टू स्पेसिफिक जाए डिडक्टिव मेथड में, जबकि हमारे पास जो फ्रांसिस बैकन है वो कहते हैं नहीं, आप इंडक्टिव मेथड को फॉलो कर ले, ठीक है। और कौन से बुक के अंदर जो है उसके ऊपर अटैक किया था, उसका जो द न्यू ऑर्गेनम्स है उसके ऊपर जो है वो उसने अटैक किया था।
पर्सनली नहीं लेकिन उसके थ्योरी के ऊपर जो है उसने अटैक किया था। और याद रखिएगा ये बुक उसने किसको डेडिकेट की, बताए, जेम्स द फर्स्ट को। और उसने जो है 1620 में उसको लिखा था। द टास्क एंड पर्पज ऑफ ह्यूमन साइंस अकॉर्डिंग टू, अब ये बहुत ही जबरदस्त स्टेटमेंट है, द टास्क एंड पर्पज ऑफ ह्यूमन साइंस अकॉर्डिंग टू फ्रांसिस बेकन टू डिस्कवर द फॉर्म ऑफ गिवन नेचर। नेचर आपके सामने है और ये जो है इसको आप एक्सप्लोर करना, ये आपका जो है साइंस का काम और पर्पस यही है। बैकन का जो न्यू एटलांटिस है ये प्राइमरीली यूटोपियन वर्क है और ये जो है उसके डेथ के बाद जो है ये पब्लिश हुई। सो बेटा ये हुआ आज का हमारा फ्रांसिस बैकन के ऊपर थोड़ा सा तफसीरा। याद रखिएगा बेटा ये हमारे पास पूरा, अगर मैं आपको इस तरह विजिट करा दूँ, सो बेटा ये हमारे पास लिटरेरी हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर है जो कि पूरा का पूरा जो है आपके लिटरेचर को कवर कर सकता है और आपका जो है वो एग्जाम वन पेपर के लिए भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और आपका इंटरव्यू पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। मैं कोशिश करूँगा बेटा कि इस तरह रोज़ाना की बुनियाद पे एक लेक्चर को मैं अपलोड करता जाऊँ। बेटा ये सारा के सारा जो है ये आपका ओनली जो है आपका लिटरेरी हिस्ट्री है ऑफ इंग्लिश लिटरेचर का। इससे पहले जितने भी हिस्ट्रीज हमारे पास है वो आपको पॉलिटिकल हिस्ट्री, साथ में जो है वो लिटरेरी हिस्ट्री नहीं बेटा, इस सिर्फ और सिर्फ जो है ये लिटरेरी हिस्ट्री है और तमाम मेजर राइटर को, तमाम एजेस को और उनके मेन वर्क को जो है हम एक्सप्लेन करते जाएंगे। और बेटा अगर आप हमारे रेगुलर सेशन को ज्वाइन करना चाहते हैं, हमारे रेगुलर क्लासेस को आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो बेटा अभी आप कॉन्टेक्ट कर ले। हमारा 5 अगस्त से जो है हमारा न्यू सेशन शुरू हो रहा है। हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है व्हाट्सएप पे आप रब्ता कर सकते हैं 0316199175। बेटा हमारा पॉलिसी बहुत ही ज़्यादा फ्लेक्सिबल है, मतलब आपने 1000 रजिस्ट्रेशन करना है, रजिस्ट्रेशन पे आप डेमो क्लासेस लेना है 3 दिन। अगर आपको जो है वो 1000 हमारा रजिस्ट्रेशन फ़ी है, इसके ऊपर आपने जो है वो डेमो क्लासेस लेना है। और अगर आपको लगता है कि मेरा फ़ायदा हो रहे तो फिर जो है आपने जो है 1000 मंथली फी पे करना है और हमारे साथ जो है तमाम के तमाम लेक्चरशिप की तैयारी करना है। और अगर आपको लगता है मेरा फ़ायदा नहीं हो रहा तो बेटा आपका 1000 हमारे पास अमानत रहेगा और हम आपको ये रिफ़ंड कर देंगे उसी दिन, जब 3 दिन बाद आपने कहा सर मेरा फ़ायदा नहीं हो रहा तो हम आपका 1000 जो है वो रिफ़ंड कर देंगे। ठीक है बेटा। तो बेटा ये हुआ आज का हमारा लेक्चर। आप ज़रूर बेटा कमेंट में अल्हम्दुलिल्लाह लिखेंगे। अगर आज के लेक्चर से आपका कुछ फ़ायदा हुआ है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर आप अल्हम्दुलिल्लाह लिखेंगे। गुड लक बेटा। मेरा हमेशा से यही दुआ है कि अल्लाह हमारी कामयाबी के लिए जितना मेहनत दरकार है अल्लाह ताला हमें इतनी मेहनत करने की तौफीक अता फ़रमाए। आमीन सुम्मा आमीन। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।